वेलकम टू द सेकेंड वीडियो। आज के वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला है बच्चों की पढ़ाई के लिए कैसे प्लान करें, बच्चों की शादी के लिए कैसे प्लान करें, अपनी खुद की फाइनेंशियल रिटायरमेंट की प्लानिंग, नई स्किल्स कैसे डेवलप करें जिससे कि रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ काम काज करते रहें, और फाइनली जब स्किल एक्वायर कर ले तो कुछ ना कुछ काम कैसे ढूंढें, पैदा करें। बच्चों की पढ़ाई के लिए कैसे पैसे इकट्ठा करें। अगर आप सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज यूज़ करते हैं, अभी भी एजुकेशन सस्ती है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड है। पर जैसे ही आप आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाता है। पर गवर्नमेंट आज की तारीख में स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में लोन देती है, बैंक देते हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। बच्चे जब पढ़ लिख जाते हैं उसके बाद उस लोन को खुद ही चुका देते हैं। पर अगर पैसा आपको इकट्ठा करना है बच्चों की एजुकेशन के लिए, और आपकी अरमान है, आपकी कोशिश है कि बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं, तो उसके लिए थोड़ा पैसा जोड़ना ज़्यादा अच्छा है। पैसा स्कूल में चाहिएगा या उसके बाद कॉलेज में चाहिएगा, उसमें रेगुलर फीस जाती है। ये तो है नहीं कि 10 साल 20 साल बाद एक बार देना है। फीस रेगुलर जाएगी, किताबें रेगुलर आएंगी। बच्चा अगर हॉस्टल में रहेगा तो वहाँ रेगुलर खर्चे के लिए पैसा चाहिएगा। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कैश फ्लो। या तो आप उसको अपनी तनख्वाह से देंगे, या पेंशन से देंगे अगर आप रिटायर हो गए हैं, या फिर आप पैसिव कैश फ्लो बना लीजिए, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट, वो एसेट्स जो आपको कमा के दे रहे हैं बिना आपकी ज़्यादा मेहनत किए। जैसे एग्जांपल, आपने से मान लीजिए आज से 10 साल पहले एक छोटी सी दुकान खरीद के डाली थी और वो किराए पे है। 10 साल में धीरे 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 करके शायद किराया बढ़ गया होगा। जो भी किराया आ रहा है वो पैसिव कैश फ्लो है। क्या पता उस किराए से आपके बच्चे की एजुकेशन में कुछ हेल्प मिल जाए, हो सकता है पूरी एजुकेशन निकल जाए, हर महीने की फीस। सो पैसिव कैश फ्लो धीरे धीरे अगर बढ़ाते जाए, मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में पैसा लगाया था, उस स्टॉक से डिविडेंड आता है। डिविडेंड की जो यील्ड होती है, यानी कि डिविडेंड पर स्टॉक परसेंटेज में, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यानी कि आज मान लीजिए एक 100 रुपए के शेयर पे 2 रुपए आ रही है डिविडेंड। हो सकता है 8 से 5 साल बाद वो 5 रुपए हो जाए, हो सकता है 10 रुपए हो जाए। डिविडेंड बढ़ते जाते हैं। तो अगर आपने ओवर टाइम बहुत सारे स्टॉक खरीद लिए किसी कंपनी का और वो ठीक ठाक डिविडेंड दे रही है, तो डिविडेंड यील्ड में ठीक ठाक सी इनकम आने लगती है। हो सकता है आपने एक घर और खरीद लिया हो, या आपने घर के ऊपर अपने एक और मंजिल बनवा ली, उसको किराए पे चढ़ा दिया हो, उस किराए से कुछ आमदनी हो रही हो। ये सब पैसिव इनकम है। एक और तरीका है एफडी या बॉन्ड। अगर नेट रिटर्न आपका आफ्टर टैक्स एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन, यानी महंगाई दर से अगर ज़्यादा नहीं है, तो आपका पैसा कम हो रहा है। कुछ केसेस में हो सकता है कि ये स्ट्रैटेजिक हो, जैसे एग्जांपल आपने 1-2 साल के लिए रखा है पैसा कॉलेज के एजुकेशन के लिए, तब ठीक है। पर उसको आप कैश फ्लो नहीं मान सकते, उसको रिटर्न मान सकते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, स्टॉक्स, अगेन एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना जरूरी है, जो मैं नहीं हूँ। पर इन इंस्ट्रूमेंट्स में लॉन्ग रन के अंदर आप पैसा लगाएंगे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में फॉर एग्जांपल, तो 10-12-15% के आसपास एनुअल रिटर्न आने की उम्मीद रख सकते हैं। रियल एस्टेट के लिए एक बार फिर ध्यान से या ध्यान रखिएगा एक चीज़, कि रियल एस्टेट के अंदर पेपर वर्क पक्का होना चाहिए। अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी है, कोई फ्लैट खरीदा है, कोई दुकान खरीदी है, तो कच्चे कागज़ नहीं करना है, पक्का कागज़, रजिस्ट्री, जो भी आपका तहसीलदार, रजिस्ट्रार ऑफिस जिसके यहाँ भी होती है, वहाँ का कागज़ आपके हाथ में आना चाहिए। और जहाँ तक हो सके हिस्सेदारी में, यानी पार्टनरशिप में नहीं खरीदना है। एक कागज़ का एंटाइटलमेंट एक पर्सन का हो तो ज़्यादा अच्छा है। हस्बैंड वाइफ का ठीक है, जॉइंट है वो ठीक है। इवन अगर आप बच्चों के लिए खरीद रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 2 बच्चों के लिए छोटी-छोटी 2 प्रॉपर्टी लीजिए। एक बड़ी प्रॉपर्टी जिसमें दोनों हिस्सेदार हैं, वो मत करिए, लॉन्ग रन के अंदर झगड़े बढ़ते हैं। बच्चों की शादी की तैयारी कैसे करें? मैं किसी भी तरह शादी में लेन-देन, दहेज, इन प्रथाओं को कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का पर्पज़ सिर्फ़ इतना है कि अगर शादी में कोई खर्च होता है, भले ही वो लड़का हो या लड़की, उसके लिए आप तैयार कैसे रह सकते हैं? ये इस सेक्शन का मोटिव है। गोल्ड अगर लगेगा शादी में, या इन जनरल पैसा इकट्ठा करना है, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट आज है गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। एसजीबी में एक अच्छी चीज़ ये है कि ये डिजिटल फॉर्मेट में है, इसमें कोई सेफ्टी की प्रॉब्लम नहीं है कि चोरी हो जाएगा। ये आपके अकाउंट में लिंक्ड रहेगा, बैंक के थ्रू खरीद सकते हैं। अगर आपका डीमैट है तो डीमैट में भी आ जाता है, और आप उसको बेच भी सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ जाए तो। 8 साल बाद अगर गोल्ड जब बढ़ जाता है, उसका जब बेचेंगे, तो उस कमाई पे कोई टैक्स नहीं लगता। हर साल 2.5% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, टैक्सेबल। उसके अलावा आप लिक्विड है एसजीबी, रीजनेबल लेवल पे कभी भी बेच सकते हैं। जब आपको बेचने की इच्छा होगी, तो मार्केट में जो गोल्ड का रेट होगा उसके आसपास में वो बिक जाएगा। तो आपने 50,000 के रेट पे अगर गोल्ड खरीदा एसजीबी, मार्केट में रेट 70,000 हो गया, तो 20,000 रुपये पर तोला आपका मुनाफा हो गया। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगेन 10-15 साल, 20 साल अगर हैं, तो आप म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जिनको ईटीएफ बोलते हैं,
उनके थ्रू भी पैसा लगा सकते हैं। एक बार पैसा लगा दीजिए, हर साल लगा दीजिए, हर महीने लगा दीजिए, सारे कंट्रोल आपके हाथ में होते हैं। सारे के सारे बड़े बैंक्स, बहुत सारी कंपनीज़ ये ऑप्शन देती हैं। ऑनलाइन आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि अगर मान लीजिए शादी की उम्र आने वाली है, 1 साल 2 साल बचे हैं, उस टाइम पे मार्केट से पैसा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट कंडीशंस कभी भी चेंज हो जाते हैं। यानी कि हो सकता है जो आपको पैसे की ज़रूरत हो, मार्केट में हो सकता है कोई क्रैश आ जाए, हो सकता है उस फंड की वैल्यू उस टाइम 20, 25, 30% गिर जाए और जितना पैसा आपको उम्मीद थी उतने ना मिलें। इसलिए जब आपको पैसा रियलिस्टिकली चाहिएगा, उसके आइडियली 1-2 साल पहले अगर मार्केट रीज़नेबल हाई पे है, निकाल के एफडी में मूव कर दीजिए पैसा, जिससे कि जिस दिन आपको ज़रूरत हो 100% उतना पैसा आपके हाथ में आ ही जाएगा। इनिशियल सालों में अगर आपको मौका लगे, कोई सस्ती लैंड या सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाए, अगर आपके पास सामर्थ्य है खरीदने का, लेके डाल सकते हैं। पेपर क्लियर होना चाहिए, आपके हाथ में रजिस्टर्ड पेपर आना चाहिए कि ये आपकी है। लंबे 10-20 साल के लिए अगर कुछ ले रहे हैं तो हिस्सेदारी में मत लीजिए कि इसके प्रॉपर्टी के 2 हिस्सेदार हैं, आप और आपके भाई या आपके 2 बच्चे हैं, दोनों के अंदर है। क्लियर होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी इस पर्सन की है। बहुत क्लियरली हिस्सेदारी प्रॉपर्टी में नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। 2 बच्चे हैं, छोटे-छोटे 2 ले लीजिए, 1 बड़ी लेने की जगह। 1 इसके लिए, 1 इसके लिए और 1 विल करके डाल दीजिए। ये प्रॉपर्टी एक बच्चे की है, ये दूसरे बच्चे की है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि एफडी भी सेफ इंस्ट्रूमेंट नहीं है। गवर्नमेंट 5 लाख रुपए तक की गारंटी लेती है। अगर बैंक डिफ़ॉल्ट कर गया, सरकार आपको 5 लाख रुपए ही देगी। इसके ऊपर अगर आपकी एफडी है, वो सरकार उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेती। ऐसे ही गोल्ड, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, इन सब में मार्केट रिस्क है, बॉन्ड्स में भी मार्केट रिस्क है। तो बिना रिस्क के कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। हो सकता है रियल एस्टेट में भी दाम गिर जाए। रिस्क आप ले रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू वुमेन एंड मैन इन यूनिफॉर्म, काफ़ी सारी पोजीशन आज की तारीख में शॉर्ट टर्म हो गई हैं। 5-10 साल, 15 साल, 20 साल। सारी पोजीशंस लॉन्ग टर्म 40-50 साल की रिटायरमेंट वाली नहीं होती हैं। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आता है, वो आता है कि डिफरेंस क्या होता है रिटायरमेंट का और फाइनेंशियल रिटायरमेंट का। देखिए, फाइनेंशियल रिटायरमेंट का मतलब होता है कि जब आपने अपने परिवार में इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि अब अगर वहाँ पे कोई काम ना करे, तो आपकी ज़िंदगी जैसी आप चाहते हैं वैसी ही चलती रहेगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके लिए 2 पार्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। एक, आपने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया। दूसरा, उस पैसे को आप क्या कर रहे हैं? वो क्या पैसा इतना ब्याज या इतना कुछ ग्रोथ में कमा पा रहा है कि आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करता रहे। दूसरा होता है फिज़िकल रिटायरमेंट, जिसका मतलब है कि आप उस तारीख के बाद काम करना बंद कर देते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, जब तक आपका शरीर और दिमाग स्वस्थ है, टिल द टाइम योर माइंड एंड बॉडी आर फिट, तब तक काम करना क्यों बंद करना है? सैलरी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, सोशल कॉज के लिए, किसी के लिए भी घर से निकलिए, काम करिए। जरूरी नहीं है कि 8-9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करें। 4 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्जेटिविटी ऑफ लाइफ यानी कि लंबाई, जब तक आप जिंदा रहेंगे, दोनों बढ़ जाएँगे, हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाएगा और आपका ओवरऑल परिवार भी अगर थोड़ा एक्स्ट्रा कैश आ जाता है तो ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी में रहेगा, ज़्यादा समृद्ध रहेगा और एक्स्ट्रा इनकम मतलब ओवरऑल एक्सपेंसेस आप जो थोड़े से बढ़ा सकते हैं। ज़िंदगी भर कैश फ्लो यानी कि जो आपका पैसा घर में आता है, नौकरी से आए या नौकरी के बाहर से आए, जिसको बोलते हैं पैसिव कैश फ्लो, वो कैश फ्लो रेगुलरली बढ़ते रहना चाहिए। जैसे अगर आप सर्विस में हैं तो कभी-कभी जैसे पे कमीशंस आते हैं या कुछ ना कुछ डीएनएस अलाउंस बढ़ जाता है, थोड़ा इन हैंड पैसा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। महँगाई दर है, महँगाई बढ़ती है, तो काफ़ी बार जब आपका पैसा सिर्फ़ महँगाई दर के जितना बढ़ रहा है, तो उसमें प्रॉस्पेरिटी नहीं बढ़ेगी। जो आप कल खरीदते थे, आज भी उतना ही खरीदेंगे, थोड़े ज़्यादा दाम पे। तो आपको महँगाई दर से ज़्यादा अपना कैश फ्लो बढ़ाते रहना है, उस पे लाइफ लॉन्ग काम करना है। अगर नहीं किया, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके रिज़र्व्स कम होने शुरू हो जाएँगे और मेबी एक टाइम पे आपको उस टाइम पे अपने खर्चों पे कंट्रोल करना पड़े कि भाई पैसा कम हो रहा है, अभी खर्चा कम कर दीजिए वरना पैसा खत्म हो जाएगा। ज़िंदगी भर सीखना है कुछ, बोलते हैं लर्नर फॉर लाइफ। स्किल्स, नॉलेज बढ़ाते रहिए, नई चीज़ आती रहती हैं, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। जब तक आप अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, तब तक आप एम्प्लॉयबल रहेंगे। यानी कि आप चाहें तो थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा में कुछ ना कुछ रोज़गार, काम, बिज़नेस मिल जाएगा। जहाँ आपने अपनी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाना बंद कर दिया, वहाँ मुश्किल चालू हो जाएगी। बहुत जल्दी एक ऑब्सोलीट वाली फीलिंग पहले आपको आएगी, फिर मार्केट आपको दिखा देगा कि भाई आप तो ऑब्सोलीट है, अभी इस काम को करने के लिए जो स्किल चाहिए वो आपके पास में नहीं है। उस सिचुएशन में नहीं जाना है। नई चीज़ें ट्राई करते रहिए, एज़ लॉन्ग एज़ जो उसमें खर्चा हो रहा है या गलती से नुकसान हो जाए, उसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं।
थोड़ी इनकम डाइवर्ट कर दीजिए सीखने के ऊपर, अपने स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ के ऊपर, अपने बच्चों पर, मे बी पेरेंट्स पर अगर वो भी कुछ काम कर सकते हैं। सबको, पूरे परिवार को नई चीज़ सीखने दीजिए, नया काम ट्राई करने दीजिए, एज़ लॉन्ग एज़ जो उसमें खर्चा हुआ और जो उसमें पॉसिबली नुकसान हो सकता है, उतना आप बर्दाश्त कर पाएँगे। जैसे-जैसे आप रिटायरमेंट की तरफ जाएँगे, जब आपकी सैलरी कम हो जाएगी और आप पेंशन पे मूव हो जाएँगे, उस स्टेज पे आके ये एपेटाइट आपकी थोड़ी कम हो जाती है। इसको बोलते हैं रिस्क एपेटाइट कम हो जाती है जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। एसेट और लायबिलिटी का फ़र्क मैंने पहले भी बताया था। एसेट वो हैं जो आपको पैसा कमा के देते हैं। जो आपकी इनकम आती है उसको कैश में नहीं रखना है, उसको एसेट में कन्वर्ट करना है। जो करेंसी होती है, इंडियन रूपी है, उसको बोलते हैं करेंसी। करेंसी एसेट नहीं है। करेंसी को यूज़ करके आप एसेट या लायबिलिटी खरीदते हैं। लायबिलिटी क्या हो गया? फ़ोन खरीद लिया, घड़ी खरीद ली, बाइक खरीद ली। ये चीज़ें गलत नहीं है खरीदना, ये भी ज़रूरी है लाइफ़ में। पर इनसे आप इनकम जनरेट नहीं करते। आप बोलेंगे एसेट जैसे बिज़नेस, उसमें हम कैसे जाएँ? ज़रूरी थोड़ी है कि बिज़नेस आपको खुद ही चालू करना है। बहुत सारे बिज़नेसेस हैं जो कि ऑलरेडी इंडिया में लिस्टेड है, एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। आप उनके कुछ शेयर खरीद के भागीदार बन सकते हैं। अगर आप लॉन्ग रन में थोड़ा पैसा, थोड़ी-थोड़ी पूँजी इक्विटी मार्केट में लगाएँ, मान लीजिए म्यूचुअल फंड से, ईटीएफ से, हो सकता है लॉन्ग रन के अंदर एक अच्छी खासी एक आपके पास में एसेट बन जाए। हो सकता है उस कंपनी में भागीदारी काफ़ी आपको आगे ले जाए। हो सकता है उससे डिविडेंड अच्छा आने लग जाए। लॉन्ग रन में 10-15 साल, 20 साल में अगर आपने अच्छे फंड्स में, अच्छे ईटीएफ्स में, अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाया है, यूजुअली नुकसान नहीं होता। हाँ, सिलेक्शन अच्छी रखिए, हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाइए, या तो फंड्स में या इक्विटी में, जिसमें भी लगाएँ। जो आपके आस-पास कोई ऑफ़िशियल सलाहकार हों, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बोलते हैं, उनसे सलाह ले लीजिए। गोल ये होना चाहिए कि ठीक है, पेंशन आ रही है, प्रोविडेंट फंड है या ग्रेच्युटी है, या आपने कोई और पेंशन के लिए कोई फंड बना रखा है, उससे रेगुलर इनकम आ रही है, सब ठीक है। पर क्या आप अल्टीमेटली इतने एसेट बना सकते हैं कि उनसे इतना कैश फ्लो आ जाए कि आपको पेंशन आए, नहीं आए, आपका इतनी इनकम हो रही है कि अब आप अपना, अपने परिवार का एंड तक ख़्याल रख सकते हैं। देखिए, आपके बच्चे तो अपना ख़्याल खुद रखेंगे, वो अपना कोई रोज़गार खुद पैदा करेंगे। आपको अपना, अपने स्पाउस का, यानी कि हस्बैंड या वाइफ़ का, अपने जब तक पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का, उनका ख़्याल ज़्यादा रखना है। बच्चे तो मतलब एक दिन दे विल फ्लाई फ्रॉम द नेस्ट, एक दिन अपना कुछ का शुरू कर देंगे। और एक मे बी एक साइलेंट मोटिव और बना सकते हैं, एक साइलेंट एक अपना एक मिशन और बना सकते हैं कि आपके बच्चे आपसे ज़्यादा अच्छा करें, थोड़ा जनरेशनल जिसे वेल्थ बोलते हैं, धीरे-धीरे हर जनरेशन पिछली जनरेशन थोड़ा अच्छा होती जाए, तो ओवरऑल परिवार आगे बढ़ता रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो प्रोसेस है, इसको टेंशन की तरह नहीं लेना है, एन्जॉय करना है, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, स्किल बढ़ाइए, पैसा बढ़ाइए, समृद्धि बढ़ाइए, एन्जॉय करिए इस जर्नी को। स्किल्स कैसे डेवलप करें? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी सारे लोग जैसे ही स्कूल से निकलते हैं 18-19 की एज में, उसी टाइम पे किसी न किसी तरह से एंट्रेंस एग्जाम्स, एनडीए या अलग-अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हिंदुस्तान में हैं, उनमें जुड़ जाते हैं और अल्टीमेटली किसी न किसी फोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं और दैट बिकम्स द मेन स्किल। अब रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी भर वही काम किया है, अब आगे क्या करें? तो उसके लिए एक लेवल पे अगर आप सोचें तो स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे विजिबिलिटी नहीं है कि कैंप्स के अंदर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर, बिसाइड्स व्हाट इज़ नीडेड बाय द फोर्स, आपको और क्या सिखाया जाता है, मुझे फ्रैंकली विजिबिलिटी नहीं है। पर आपको मैं कुछ एक सॉल्यूशंस या कुछ एक सजेशंस देना चाहूँगा। एक तो अगर आप किसी भी स्टेज पे हो लाइफ में, हो सकता है रिटायर हो चुके हों, नहीं हुए हों, अभी जस्ट जॉइन किया हो या जॉइन करना चाहते हो, आपकी स्किल्स क्या हैं? ये एक पेपर है, मान लीजिए ए4 साइज़ का एक है, एक सिंगल पेज शीट पेपर है। इस पे 4, 5, 6 मुख्य स्किल हैं। हो सकता है समय के साथ में स्किल्स चेंज हो जाएँ, आपने नई स्किल सीख लें, कोई बेटर स्किल आ जाए। पर क्या आपके पास में लिस्टेड है कि आपकी मेन स्किल क्या है? जैसे एग्ज़ाम्पल, स्नाइपर की मेन स्किल होती है कि 1 किलोमीटर दूर से अपनी स्नाइपर राइफ़ल से निशाना सीधे 2 आँख के बीच में लगा के गोली मार के टेररिस्ट को ढेर कर देना। ये सबसे बड़ी स्किल है जो कि बिल्कुल 0.01% लोगों में भी नहीं होती। तो ऐसी क्या-क्या स्किल्स हैं आपके पास? ज़रूरी नहीं है एक स्किल हो, सकता है मल्टीपल स्किल्स हो। हो सकता है आपकी यूनिट में सारी स्किल्स यूज़ ना होती हों। दूसरा क्वेश्चन है, देश में इस टाइम किन-किन स्किल्स की ज़रूरत है? कहाँ-कहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है? गवर्नमेंट की डायरेक्शन क्या है? देश की डायरेक्शन क्या है? इंडस्ट्री की डायरेक्शन क्या है? किस तरह की कंपनियाँ आगे ब ग्रो कर रही हैं? जैसे एग्ज़ाम्पल, आज की तारीख में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे भयंकर इन्वेस्टमेंट कर रही है। वहाँ पे किस तरह की स्किल चाहिए, किस तरह की मैन पावर चाहिए? जो स्किल्स आज से 20 साल पहले थी, आजकल मशीनें बहुत यूज़ होती हैं जैसे। तो आज की तारीख में मैनुअल मैन पावर की डिमांड तो कम हो रही है, पर उन मशीनों को चलाने के लिए लोग चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी कम हो गई है रोज़गारों की, रोज़गार की शक्ल बदल गई है। जो आदमी पहले हथौड़ा लेके, फावड़ा लेकर, तसला लेके घूमता था, वो काम तो मशीनें कर लेती हैं। उन मशीनों को चलाने वाला आदमी चाहिए।
तो क्या स्किल्स आज चाहिए, आज से 5 साल, 10 साल बाद चाहिए, वो सोचने की बात है। क्या आप अपने पास जब समय हो धीरे-धीरे करके उनमें से कुछ स्किल सीख सकते हैं, जिससे आप जब रिटायर होके बाहर आएँ, तो आपको रोज़गार ढूँढने में या अपना काम शुरू करने में थोड़ी आसानी हो। अपने आस-पास ही देखिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आई एम श्योर आपके सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिटी लेवल पे कुछ ना कुछ तो नई डेवलपमेंट चल रही होंगी जो 5 साल पहले, 10 साल पहले नहीं होती थी। हो सकता है कुछ डैम्स बन रहे हों, हो सकता है कुछ हाईवेज़ बन रहे हों, हो सकता है कुछ रोड्स बन रही हों, हो सकता है कुछ स्टोरेज कैपेसिटी बन रही हो, कुछ ना कुछ तो बिल्डिंग्स बन रही हों। जब आप अपनी यूनिट में हो, जब आप अपनी करंट लोकेशन पे हो जहाँ पे आप स्टेशन्ड हैं, वहाँ पे देखिए कि किस तरह की ट्रेनिंग्स की अपॉर्च्युनिटी है। हो सकता है कुछ ऑप्शनल ट्रेनिंग्स होती हों। आपके जो भी कमांडिंग ऑफिसर, सुपरवाइजिंग ऑफिसर हैं, उनसे परमिशन लीजिए, उनको स पूछिए कि सर हमें कुछ मैडम हमसे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर समय हो, ऑप्शन हो तो हमको यहाँ पे नॉमिनेट कर दीजिए। हो सकता है कुछ ऑप्शनल ट्रेनिंग्स हों, हो सकता है कि अगर काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करें तो आपके कमांडिंग ऑफिसर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग का क्रिएट कर दें। पूछने में क्या हर्जा है? जस्ट मेक श्योर कि आपका जो असाइन्ड काम है, असाइन्ड ट्रेनिंग है, वो पूरी चलती रहे। उसका जो समय बचता है, उसमें अगर पॉसिबल है क ये मौके आपको 12 के 12 महीने अवेलेबल नहीं होंगे। हो सकता है कोई ऐसा लीन टाइम आए, हो सकता है ऐसा टाइम आए, जबकि उतनी ट्रेनिंग्स या उतनी प्रैक्टिस नहीं चल रही हो या उतनी डिप्लॉयमेंट ना हो। हो सकता है कि उस टाइम पे वो आपको ऑप्शन मिल जाए। ये सोचिए कि अगर मान लीजिए आपकी यूनिट के अंदर 200 लोग हैं, सबकी स्किल तो सेम नहीं है। क्या आप लोग थोड़ा समय निकाल कर एक-दूसरे को अपनी स्किल सिखा सकते हैं? इसको बोलते हैं क्रॉस स्किलिंग, कि जो स्किल आपको आती है आप किसी और को सिखाइए, जो उसको आती है वो आपको सिखाएगा। तो इस तरह करके ओवर टाइम आप सब लोगों को कुछ-कुछ नई चीज़ें आ जाएँगी। कई स्किल्स ऐसी होती हैं उनमें सिर्फ़ इनिशियल पार्ट सीखना होता है। उसके बाद तो जब आप यूज़ करेंगे धीरे-धीरे करके उसको परफेक्ट कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि सर्टिफ़िकेशंस, डिग्रीज़ ये नॉलेज होती हैं, स्किल नहीं होती। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं यूट्यूब में देख के गाड़ी चलाने की सीख सकता हूँ कि ये एक्सीलरेटर होता है, ये ब्रेक होता है, क्लच होता है, ऐसे गाड़ी को घुमाते हैं, ऐसे बैक करते हैं। वो स्किल नहीं बनी। उसके लिए मैं प्रैक्टिस करूँगा तभी आएगा कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, रोड पे क्या होता है, कैसे आपको ध्यान रखना पड़ता है, कैसे गाड़ी को बैक करते हैं। वो प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो यूट्यूब आज की तारीख में एक माध्यम बन गया है स नई चीज़ सीखने का। एटलीस्ट स्किल लेवल पे नहीं तो नॉलेज लेवल पे। आप यूट्यूब के थ्रू कुछ भी सीख सकते हैं। कोई चीज़ खाना बनाना सीख सकते हैं, राइफ़ल चलाना सीख सकते हैं, गाड़ी कैसे बैक कराना सीख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाते हैं वो सीख सकते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं वो सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँगा अगर आपको ढूँढना आता है, तो हर चीज़ सिखाने के लिए यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है। अगर आप जहाँ पे भी मौजूद हैं, छुट्टी पे हों या अपनी यूनिट में हों, अगर आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना अलाउड है, कुछ डिप्लॉयमेंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होता। जब आपको मोबाइल फ़ोन अलाउड होता है, तो आप मोबाइल फ़ोन पे यूट्यूब ऐप के ऊपर अपना डेटा प्लान के अंदर-अंदर यूट्यूब को लो डेटा मोड में डालिए और जो टॉपिक समझ में आता है, उसको एंटरटेनमेंट और लर्निंग दोनों के लिए यूज़ कर लीजिए। ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ़ गाने ही देखने हैं या पिक्चर ही देखनी है। आप उसमें ऐसा कोई टॉपिक देख लीजिए जो आपको सीखने में मज़ा भी आ रहा है, उसको सीख डालिए, एंटरटेनमेंट भी आता है। ज़रूरी नहीं है कि वो लर्निंग आपके इमीडिएटली काम आए। नॉलेज बढ़ाते रहिए, स्किल्स बढ़ाते रहिए, देखेंगे जब काम आएगी तब देखेंगे। बट हर साल, हर 2 साल के एंड पे आपको लगना चाहिए मेरा लेवल पहले ये था तो अब ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर हो गया। बढ़ाते रहिए अपना लेवल। किसी ना किसी दिन वो नॉलेज, वो स्किल बहुत काम आएगी, स्पेशली रिटायरमेंट के बाद। आप अपने परिवार के लेवल पे ट्रेनिंग की सोचिए, स्किल्स की सोचिए। अपने परिवार में स्किल कैसे बढ़ा सकते हैं? आपका जो स्पाउस है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, क्या आप मदद कर सकते हैं उनकी कुछ अपनी स्किल और नॉलेज को बढ़ाने के लिए? बिकॉज़ काफ़ी बार तो हम सोचते ही नहीं कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? क्या आपके बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे इससे ज़्यादा कोई स्पेंड नहीं करता। उसके बाद में भी 7-8 घंटे होते हैं, सोने का टाइम हटा दीजिए उसके अलावा। उस 7-8 घंटे में बच्चे क्या कर रहे हैं? खेलने दीजिए, पढ़ने दीजिए, होमवर्क करने दीजिए, तब भी 4-5 घंटे बच जाते हैं। क्या उसमें से आधा घंटा, 1 घंटा ऑन एन एवरेज, हर रोज़ नहीं कह रहा, कभी-कभी कुछ नई चीज़ सीखने में लगा सकते हैं जो कि शायद आगे काम आए। पढ़ाई करते-करते अगर बच्चे छोटा-मोटा कुछ स्किल एक्वायर कर लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं, परिवार में हेल्प कर देते हैं, पढ़ाई नहीं छोड़नी। बट कुछ चीज़ सीखते-सीखते कुछ काम कर लें, कुछ परिवार की मदद हो जाए, वरना कोई हार्ड स्किल एक्वायर कर लें, जो आप जब 18 साल के हो जाएँगे, उसके बाद करिए। अगर आपके परिवार में पॉसिबल है, तो आगे पढ़ाई करिए। स्कूल के बाद कॉलेज जाइए, ग्रेजुएट बनिए, पोस्ट ग्रेजुएट बनिए, उसमें कोई हर्जा नहीं है। पर परिवार का हाथ बढ़ाने में मेरे हिसाब से तो कोई हर्जा नहीं है। कम से कम स्किल्स तो एक्वायर कर लीजिए, जो बाद में काम आएँगी। अगर हम इस बात पे एग्री करते हैं कि आप रिटायरमेंट के बाद में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो अगला क्वेश्चन हो सकता है आपका हो, क्या कर सकते हैं? कुछ रोज़गार के ऑप्शंस आपके घर के आस-पास भी हों। वरना क्या हिंदुस्तान में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जिनके सॉल्यूशंस का आप हिस्सा बन सकते हैं? काफ़ी बार हम उस तरह से सोचते नहीं हैं।
मैं कुछ छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल लूँगा, जिनमें आप शायद अगर सोचें एम्प्लॉयमेंट के, रोज़गार के अवसर मिल जाएँ। हो सकता है उसमें पैसा कम हो, उसमें कुछ ज़्यादा हो सकता है, कुछ सोशल कॉजेज़ हों, हो सकता है कुछ कमर्शियल रीज़न्स हों। 74 रिपब्लिक डे निकल गए, पर आज भी 20 करोड़ हिंदुस्तानी भूखे सोते हैं। क्या इसका हम कुछ कर सकते हैं? एक आदमी अपने आप में कुछ नहीं कर पाएगा। इस प्रॉब्लम को छोटा करते हैं। क्या आप 100 लोगों का ज़िम्मा ले सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी तनख्वाह से उनको खाना खिलाइए। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उन लोगों को कुछ छोटा-मोटा रोज़गार ऐसा मिल जाए जिससे कि एटलीस्ट 2 वक़्त की रोटी मिल जाए? क्या ऐसा करने के लिए आप तैयार हैं? इसमें कुछ कर सकते हैं? अपने आस-पास के इलाके में ही देख लीजिए, क्या आपके आस-पास कोई ऐसे लोग हैं जो कि पूरी तरह पेट भर के खाना नहीं मिलता? क्या उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं? कुछ स्किल्स की हिंदुस्तान में एक्यूट शॉर्टेज है। आज से कुछ साल पहले इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स बथेरे मिल जाते थे। पर आज की तारीख में बड़े शहरों में अवेलेबिलिटी ही नहीं है, स्किल्स भी नहीं है, रेट बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है। हो सकता है जहाँ पे भी आप डिप्लॉयड रहे हो, आपने वहाँ पे कुछ स्किल्स एक्वायर करी हों। वरना क्या आप उनको क्विकली एक्वायर कर सकते हैं? मेबी 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा। पर काफ़ी सारी शहरों में स्पेशली आज भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी नहीं हो पाती। एग्ज़ाम्पल के लिए गडकरी जी इस टाइम बहुत सारे हाईवेज़ बना रहे हैं हिंदुस्तान में। उन हाईवेज़ पे क्या चलेगा? गाड़ियाँ चलेंगी, ट्रक, बस। उन ट्रक्स को कौन चलाएगा? यहाँ पे मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा कि जितने लोग आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर हुए हैं सबको उस तरह ही सोचना चाहिए। पर अगर जैसे एनसीओ, जेसीओ लेवल पे हैं, अगर उनको ये नौकरी ठीक लगती है, तो एक बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है उन लॉरीज़ को, ट्रक्स को, बसेस को मूव करने की। बहुत लाखों की संख्या में ट्रक अवेलेबल होंगे आने वाली 1 डिकेड के अंदर, 10 सालों में। टूरिज़्म की अगर बात करें, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे सोचें तो 3 कंट्रीज़ हैं जिनकी समुद्री रेखा सबसे बड़ी है जहाँ पे टूरिज़्म हो सकता है। एक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। बीचेज़ हर जगह हैं। कई-कई जगह जैसे एग्ज़ाम्पल अभी मालदीव्स चर्चा में है। एक छोटा-सा कंट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है टूरिज़्म से। हमारे पास इतनी बड़ी कोस्टलाइन है। अभी आप सोच के दीजिए देखिए, आपको अगर बीच पे जाना है, तो 5 नाम सोचिए ऑप्शन। शायद 5 नाम दिमाग में नहीं आएँगे। हमारे पास इतनी बड़ी कोस्टलाइन है, पर डॉलर बीचेज़ नहीं है। हर बार जैसे ही गर्मियाँ बढ़ती हैं, हिल स्टेशंस के फ़ोटो आने लगते हैं, गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है, 5 किलोमीटर का जाम, 6 किलोमीटर का जाम। 8-10 हिल स्टेशन हैं। इतने बड़े देश में टूरिज़्म की जगह ही नहीं है। क्या आपके शहर में, आपके गाँव में, आपके टाउन में ऐसा कुछ हिस्टोरिक है कि उसको डेवलप कर सकें कि उस एरिया में टूरिज़्म बढ़ सके? क्या हम सब मिलके हिंदुस्तान में 100, 200, 500, 1000 टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं? डोमेस्टिक, इंटरनेशनल हर तरह के टूरिस्ट के लिए 100% डिमांड है। लोगों को समझ में नहीं आता जाए कहाँ? महँगाई इतनी बढ़ चुकी है, जैसे ही छुट्टियाँ आती हैं, वहाँ पर टूरिस्ट का तांता लग जाता है। हर चीज़ महँगी हो जाती है, अवेलेबिलिटी होती नहीं। आप 1000 टाउन्स को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दीजिए अच्छी क्वालिटी के, 1000 के 1000 में टूरिस्ट मिलेगा। अगर देश को आगे बढ़ना है तो 2 चीज़ होनी ज़रूरी है, इम्पोर्ट कम होने चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आज भी हिंदुस्तान को इम्पोर्ट करनी पड़ती है। सिंपल सी चीज़, अगर जब शॉर्टेज होती है तो हमें प्याज भी पड़ोसी देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम इंपोर्ट्स के मामले में सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं, इंपोर्ट कम कर सकते हैं, तो ट्रेड डेफिसिट अपने आप कम हो जाएगा, हमारा रुपया अपने आप संभल जाएगा। ऐसे ही एक्सपोर्ट्स में जैसे पिछले 20-25 सालों में आईटी एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़े हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या हम और चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं? हाथ से काम करने वाली चीज़ें। पहले जैसे एग्ज़ाम्पल हमारे पास में अ, चूड़ी, कंगन टाइप की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, बेल्ट है, ऐसी बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी। आज वर्ल्ड लेवल पे हमारी इस ट्रेड की क्वांटिटी बहुत परसेंटेज में बहुत गिर गई है। क्या हम इस तरह के हाथ से करने वाले, मशीन से करने वाली चीज़ें और बना सकते हैं जो कि एक्सपोर्ट हो सकें, अच्छे दाम पे बिक सकें, जिनकी डिमांड ग्लोबली ज़्यादा हो? क्या ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पॉसिबल है जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, शुरू करके, काम करके, किसी भी तरह से? सेफ्टी ऑन द स्ट्रीट्स आज भी एक मुद्दा है। आज की तारीख में भी रात को या शाम को स्ट्रीट पे चलते हुए शहरों में आदमी को थोड़ी इनसिक्योरिटी लगती है। मैं यहाँ पे पुलिस फोर्सेस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वो इस गलत सेंस में मत लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि क्या आप लोग अपने एरियाज़ में लॉ एंड ऑर्डर डिसिप्लिन की ज़िम्मेदारी थोड़ी-सी शेयर कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप पुलिस को क कंट्रीब्यूट करें या पुलिस के साथ काम करें, ऐसा कुछ नहीं। आज भी अगर आदमी को पता हो कि किसी चौराहे पे एक फौजी खड़ा है या फिर एक पुलिस फ़ोर्स से कोई आदमी खड़ा है, सिर्फ़ पता लग जाए, किसी की मजाल है कि वहाँ पे एंटी सोशल एक्टिविटी करके दिखा दे। अफोर्डेबल हाउसिंग, आज भी मैक्सिमम लोग हिंदुस्तान में कच्चे-पक्के घरों में रहते हैं परसेंटेज की बात करें तो। अफोर्डेबल हाउसिंग में गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, बहुत जगहों पे अफोर्डेबल हाउसेज़ बन रहे हैं। घरों को बनाने के लिए मटेरियल के साथ में आदमी भी चाहिए। क्या आप अपने आस-पास ढूँढ सकते हैं कि कहाँ पे
ये ऐसी डेवलपमेंट हो रही है, उसमें हर तरह के रोल्स होंगे। राइट फ्रॉम थोड़े से लो लेवल रोल बनाने वाले से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सुपरवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, हर तरह के रोल एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहाँ पे बड़े काम होते हैं। हर जगह पर रिक्वायरमेंट होती है। पॉल्यूशन एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम जो सॉल्व ही नहीं हो पा रही है। हम सिर्फ दिल्ली, एनसीआर, मुंबई ऐसे कुछ एक शहरों की बात करते हैं। पराली के टाइम पे हरियाणा की, राजस्थान की, पंजाब की बात कर लेते हैं। पर ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है, सिर्फ हवा की बात नहीं हो रही, पानी की, प्लास्टिक की, हवा की, हर तरह से पॉल्यूशन एक ऐसी मेनेंस बनता जा रहा है कि शायद कुछ टाइम बाद वो ह्यूमैनिटी के ऊपर एक क्वेश्चन लगा देगा कि ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट भी कर सकती है कि नहीं कर सकती। क्या आप अपने आसपास के 2-4-5 किलोमीटर के एरिया में ज़िम्मेदारी ले सकते हैं कि आप पॉल्यूशन को मेंटेन करने या कम करने में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे? जैसे एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी बीच के पास रहते हैं, तो एन्श्योरिंग कि वो बीच साफ-सुथरा रहेगा, उस पे लोग गंदगी नहीं फैलाएँगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके सफाई करिए। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास में एक अनफ़ोर्सीन या अनसेड अथॉरिटी है। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि स्ट्रीट पे अगर फौजी खड़ा हो, तो कोई वहाँ पे बदतमीज़ी नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर थोड़ा आइडिया लग जाए कि इस एरिया में भाई साहब कुछ तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट के लिए कुछ लोग बैठे हैं जो आपको देख रहे हैं। मजाल है कि कोई उस वहाँ पे गंदगी फैला दे। ये गंदगी तब फैलती है जब लोगों को पता है कि दे विल गेट अवे विद इट। जब उनको पता है कि गंदगी करेंगे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। बेसिक एजुकेशन रूरल इंडिया में आज भी लो है। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सब जगह खुलते जा रहे हैं, वो सब ठीक है। पर फिर भी ड्रॉप आउट रेशो एक अभी भी अनएक्सेप्टेबल लेवल पे है। अगर आप रीज़नेबली पढ़े लिखे हैं, तो क्या आपके इलाके में कुछ टीचर्स की वैकेंसीज़ हैं? कुछ क्या आप ऐसा डिसिप्लिन के नाम पे कुछ पढ़ा सकते हैं, स्कूल में जाके लोगों को डिसिप्लिन्ड होने में बच्चों को कुछ मदद कर सकते हैं कि ऐसा करो, ज़रूरी नहीं है कि वो सब आर्मी में जाएँ या नेवी में जाएँ या पुलिस फ़ोर्स जॉइन करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट बेसिक डिसिप्लिन, बेसिक एजुकेशन, उसमें क्या एज़ एन एजुकेटर, एज़ अ टीचर काम कर सकते हैं? बारिशें काफ़ी इलाकों में हिंदुस्तान में हमेशा प्रॉब्लमैटिक होती हैं। ज़्यादा बारिश आए तो गाँव के गाँव बह जाते हैं, बारिश कम हो तो फसल चौपट हो जाती है। दोनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं। क्या हम गाँव के लेवल पे लो लाइंग एरियाज़ जो होते हैं, थोड़े निचले एरियाज़ होते हैं, उनमें कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग टाइप का प्रोजेक्ट कर सकते हैं? उसमें ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए, ज़मीन तो गाँव के पास रहती है। ज़्यादातर लोग सिर्फ़ अपने खेत, अपने इलाके से मतलब रखते हैं। बड़ी प्रॉब्लम में कि हमें क्या करना है, वो तो सरकार का काम है। क्या आप लोग अपने आसपास के लोगों को एकत्रित करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई प्रोजेक्ट चालू कर सकते हैं जिससे कि जब बारिश तेज आए, एक तो एक्स्ट्रा पानी वहाँ चला जाए, उससे उसके बाद में आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए। जब तेज गर्मी हो, जब पानी कम हो, तो ट्यूबवेल को पानी मिल जाएगा निकालने के लिए। इसमें हम दो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एक तो जब पानी ज़्यादा आता है तो उस टाइम पे एकदम से बाढ़ की ऐसी सिचुएशन ना हो जाए। जरूरी नहीं है कि हम डैम बनाएं, बांध बनाएं, वो शायद बड़े प्रोजेक्ट रहेंगे, उनमें गवर्नमेंट की मदद चाहिएगी। पर एटलीस्ट ऐसे एरिया तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनमें डायरेक्टली खेत नहीं है, पर वहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता है, उससे ग्राउंड के अंदर पानी जा सकता है और बाद में ट्यूबवेल से निकाला जा सकता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स इंडिविजुअल के करने के लिए बहुत महँगे और बहुत मुश्किल हो जाते हैं। कम्युनिटी लेवल पे अगर आप करना चाहें, कुछ 2-4 गाँव इकट्ठे हो जाएँ, करना चाहें, तो मे बी पॉसिबल हो। एक मूवी का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, आपने शायद मूवी देखी हो, शाहरुख खान की मूवी है स्वदेश। उसमें शाहरुख खान ने यही किया था, गाँव के सारे रिसोर्सेज़ को मोबिलाइज़ किया और वहाँ से एक डैम बनाया, उससे बिजली पैदा कर दी।